हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बीएस की क्लास 3 में जो महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो है समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं प्रबंध के प्रमुख कार्यों में 7 कार्य बताया था। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरे नियुक्तियां, चौथा संचालन, पांचवा अभिप्रेरण, छठवां नियंत्रण और सातवां समन्वय। ये प्रबंध के प्रमुख कार्य कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त 4 अन्य कार्य हैं जिसको सहायक कार्य कहते हैं प्रबंध के। वो है संदेशवाहन, नवाचार, निर्णयन और प्रतिनिधित्व। आज हम इन 7 कार्यों में जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है और अंतिम कार्य है वो है समन्वय। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, आधुनिक समय में समन्वय ही प्रबंध के कार्यों का सार है। अर्थात किसी भी व्यवसाय की सफलता उसकी संगठन की सफलता पर ही निर्भर है। अर्थात मैंने जैसे कि पहले बताया था, प्रबंध के 3 स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। ये तीनों स्तरों में जब तक आपसी तालमेल ना हो, समन्वय को सामान्य भाषा में तालमेल कहते हैं। तो सभी विभागों में आपस में तालमेल नहीं होगा, सभी विभाग अपने अपने ढंग से कार्य करने लगेंगे, तो प्रबंध का जो उद्देश्य है, प्रबंध का जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात हम कह सकते हैं समन्वय के बिना प्रबंध का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल है। कुछ विद्वानों ने समन्वय की परिभाषा दी है, जैसे हेनरी फयोल। इन्होंने समन्वय के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है, हेनरी फयोल की परिभाषा सुनिए ध्यान से। किसी प्रतिष्ठान के कार्य संचालन को सुविधाजनक एवं सफल बनाने के लिए उसकी समस्त क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय है। समस्त क्रियाओं में सामंजस्य बनाना ही समन्वय है। एक और प्रबंध शास्त्री थियो हेमन, इन्होंने भी महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। समन्वय को इस तरह से समझाया है, समन्वय अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का इस प्रकार परस्पर मिलान करना है कि प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की गति, प्रगति और श्रेणी के दूसरे कर्मचारी के कार्य की गति, प्रगति तथा श्रेणी से मेल खाए। अर्थात आपस में मिलजुल कर कार्य करने से ही किसी संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। तो ये प्रबंध की परिभाषाओं के आधार पर हम इनके समन्वय को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। इनके सामान्य लक्षण कैसे पहचानेंगे कि किसी प्रबंध के कार्य में आपस में समन्वय है, तो इनके लक्षण इस प्रकार हम बता सकते हैं। प्रबंध के जो 7 प्रमुख कार्य हैं, तो इसी में एक कार्य समन्वय भी है। तो प्रबंध में समन्वय केवल कार्य ही नहीं है, अपितु प्रबंध का सार है। समन्वय
एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय के लक्षण ध्यान से सुनिए। समन्वय एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय इसलिए आवश्यक है कि संस्था के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। समन्वय की अधिक आवश्यकता उच्च स्तर के अधिकारियों में होती है। वैसे तो समन्वय की आवश्यकता तीनों स्तर पर है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यकता उच्च स्तर के प्रबंध का जो उच्च स्तर है उसमें समन्वय की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न विभाग होते हैं और सब विभाग के अलग अलग अधिकारी होते हैं, प्रबंधक होते हैं, विभागीय प्रबंधक। तो जब तक सब में एक समन्वय नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात कार्य में एक रूपता लाने के लिए समन्वय का अर्थात तालमेल का होना बहुत जरूरी है। और तालमेल केवल अधिकारियों में नहीं, कार्य करने वाले कर्मचारियों में भी। तो कर्मचारियों में समन्वय कैसे आ सकता है? अधिकारियों के द्वारा अपने से नीचे जो कर्मचारी हैं उनमें सहकारिता की भावना लाए। जब व्यक्ति में सहकारिता की भावना आ जाएगी, अर्थात सब एक दूसरे के सहयोग से कार्य करने लगेंगे, तो संस्था के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य अर्थों में समन्वय को सहकारिता भी कहा जाता है। कोऑपरेशन यानी सहयोग। समन्वय को हम सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों में आपस में तालमेल यानी सहयोग या सहकारिता, इसी को दूसरे अर्थों में समन्वय कहते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, सहयोग और समन्वय में। सहयोग क्या है? दो व्यक्तियों के बीच आपस में एक दूसरे की मदद करना, यह सहयोग है। जबकि समन्वय किसी संस्था के लिए होता है, अर्थात मध्य स्तर के अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी और निम्न स्तर के अधिकारी, इसमें समन्वय अर्थात संस्था में लागू होता है यह समन्वय। दूसरा अंतर हम कह सकते हैं थोड़ा सा समन्वय और सहयोग में। ये समन्वय क्या है? दीर्घकालीन चलने वाली, अर्थात अभी मैंने बताया सतत चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है समन्वय। जबकि सहयोग कुछ समय के लिए होता है। समन्वय की आवश्यकता सदैव होती है, जबकि सहयोग की आवश्यकता कभी कभी पड़ती है। तो ये हम थोड़ा सा अंतर देख सकते हैं समन्वय एवं सहयोग में। जैसे कि मैंने बताया प्रबंध का सार है समन्वय। समन्वय प्रबंध का सार क्यों कहा गया? सार अर्थात महत्व। प्रबंध में समन्वय का क्या महत्व है, इनको थोड़ा सा विस्तार से देखें। समन्वय की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रबंधकीय कार्यों का आधार है समन्वय। प्रबंधकीय कार्यों का आधार है समन्वय। प्रबंधकीय कार्यों का आधार अर्थात प्रबंध समस्त कार्यों की कुंजी है। प्रबंध के अनेक कार्य होते हैं, जैसे मैंने बताया था नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन, अभिप्रेरण। और इन सभी कार्यों की सफलता तभी मिल सकती है जब इन सभी कार्यों में, नियोजन में, संगठन में, नियंत्रण में, निर्देशन में, अभिप्रेरण में आपस में समन्वय हो। और वह साथ में प्रबंध के तीनों स्तर में आपस में समन्वय हो, तभी समन्वय का उद्देश्य पूरा हो सकता है। ये सहयोग और सहकारिता में अंतर भी जो मैं बताया था, ये आप देख रहे हो।
अब मैं बताने जा रहा हूं वो है समन्वय का महत्व। समन्वय प्रबंध का सार है, अर्थात प्रबंध में समन्वय का कितना महत्व है ये हम देख रहे हैं। तो अभी मैंने बताया कि प्रबंध, समन्वय के बिना कोई भी प्रबंध का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसके और अन्य महत्वों को हम इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे ये कुछ 5-6 पॉइंट्स के रूप में। प्रबंधकीय कार्यों का आधार है समन्वय। प्रबंध के विभिन्न कार्य मैंने बताया अभी। प्रबंध के विभिन्न कार्य जिसमें नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन और अभिप्रेरण, ये इसकी आपस में जब तक सामंजस्य नहीं होगा संगठन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ प्रबंध में 3 जो स्तर होते हैं उसमें भी आपस में समन्वय का होना आवश्यक है। ये प्रबंध के विभिन्न स्तरों में समन्वय, ये और साथ ही प्रबंध की विभिन्न जो तकनीक है, आगे पाठ में हम भी प्रबंध के नियंत्रण की जो तकनीक है इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, नियंत्रण की विधियां पढ़ेंगे, तो उस समय भी बताया जाएगा। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है समन्वय का महत्व हम प्रबंध में किस प्रकार है। तो उपलब्ध साधनों का सदुपयोग। यदि विभिन्न विभागों में आपस में समन्वय नहीं है तो किसी उपक्रम में जो भी सुविधाएं उपलब्ध है, उत्पादन के जो विभिन्न साधन है, 5 साधन मैंने बताए थे, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। जब तक इन साधनों में आपस में समन्वय नहीं होगा प्रबंध के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। यदि समन्वय नहीं होगा तो क्या होगा, एक ही कार्य को अलग अलग व्यक्ति उसी कार्य को करते रहेंगे। इससे समय भी व्यस्त होगा, समय का भी नुकसान होगा और धन का भी नुकसान होगा। तो समय की बचत और सामग्री की बचत के लिए संस्था में जो भी साधन उपलब्ध हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, इनका उचित उपयोग और अधिकतम उपयोग करें, तभी समन्वय के द्वारा हम संस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्रबंध में। तीसरा जो महत्व है समन्वय का वो है मानवीय संबंधों की स्थापना। मानवीय संबंध, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, प्रबंध व्यक्तियों का निर्देशन है, अर्थात व्यक्तियों के द्वारा ही प्रबंध के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति ही कर्ता होते हैं। व्यक्ति जब तक किसी कार्य को नहीं करेगा लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए प्रबंधक का पहला लक्ष्य होता है कि अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे निम्न स्तर के हो, मध्य स्तर के हो, उच्च स्तर के हो, सभी में आपस में मधुर संबंधों का होना आवश्यक है। बिना संबंध के प्रत्येक व्यक्ति अपनी राग अलापेगा, ये अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करेगा। और जब अपनी इच्छा से सब अलग अलग कार्य करेंगे तो न तो किसी समस्या का समाधान हो सकता है और न लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समन्वय का महत्व इसलिए भी है, चौथे पॉइंट के रूप में देखें, एकता को बल। यदि किसी संस्था में आपस में सभी विभागों में, सभी अधिकारियों में, कर्मचारियों में अच्छा संबंध है, तालमेल है, जैसा कि हम जानते हैं एकता में शक्ति होती है।
एकता में शक्ति होती है, एकता में ही शक्ति होती है, और शक्ति से विकास के मार्ग खुलते हैं। देखिए, शक्ति से विकास के मार्ग खुलते हैं। शक्ति से विकास के मार्ग खुलते हैं। एकता को बल मिलता है, एकता में ही शक्ति होती है, संगठन में ही शक्ति होती है, और ये तभी संभव है जब किसी संस्था के या किसी व्यवसाय के सभी कर्मचारियों में, अधिकारियों में आपस में समन्वय हो। और समन्वय का पांचवा महत्व, हम विकास को बढ़ावा, विकास को बढ़ावा। किसी भी संस्था या व्यवसाय का विकास तभी संभव है जब वहां के उत्पादन के समस्त साधनों व विभागों के मध्य उचित समन्वय हो। बिना समन्वय के किसी भी संस्था का विकास संभव नहीं है। वो तो वैसे ही हो जाएगा जैसे एक कहावत है, रेत का महल। रेत का महल लिखा है, जैसे ये देखिए, समन्वय के बिना विकास की बात करना रेत पर महल बनाने जैसा होगा। जैसे रेत पर महल बनाएंगे, ढह जाएगा तो कोई, बस वैसे ही बिना समन्वय के कोई भी उद्योग या संस्था का विकास संभव ही नहीं है। तीव्र गति से विकास नहीं हो सकता, बल्कि क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है। समन्वय का महत्व, अंतिम महत्व हम इस प्रकार देंगे, प्रमाप एवं विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। आज हर व्यापार तभी विकास कर रहा है जब वह अपने उत्पाद को एक निर्धारित स्तर पर लाए, अर्थात स्टैंडर्ड, अचीव स्टैंडर्ड, या हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन या स्पेसिफिकेशन। आज हर क्षेत्र में विशिष्टीकरण का महत्व है। विशेष, जिसको हम सामान्य अर्थों में ब्रांडेड कह सकते हैं। यदि जिस संस्था या उद्योग या व्यवसाय में उच्च स्तर के या अच्छे उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसके सामानों की बिक्री बहुत सुगमता से, आसानी से हो जाते हैं। व्यक्ति केवल नाम सुन करके स्टैंडर्ड कंपनियों का माल खरीदते हैं। तो स्टैंडर्ड माल बनाने के लिए भी समन्वय का होना आवश्यक है। जब सभी विभागों में और उत्पादन के जितने जो साधन है, 5 साधन मैंने बताए, प्रबंध के जो 3 स्तर बताए, ये सभी में जब तक आपसी समन्वय ना हो, तब तक दूसरे की समस्याओं को सुनकर, देखकर उसका समाधान किया जा सके। अर्थात स्पेशलाइजेशन, अर्थात स्टैंडर्ड की वस्तु या सामान बनाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो प्रबंध में समन्वय का होना आवश्यक है। तो ये 6 महत्व, विशेषकर समन्वय के संबंध में, समन्वय कितना महत्व है, आपस में तालमेल का कितना महत्व होता है किसी लक्ष्य को पाने के लिए, उद्देश्य को पाने के लिए, ये हमने देख लिया। तो इस तरह से ये अध्याय 1 यहां पर समाप्त होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को नोट्स भी बनाना है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है। ये स्मरणीय बिंदु है, ये तो प्रबंध की विशेषताएं यहाँ पर संक्षेप में दी हुई है। कुछ पाठ के अंत में कुछ प्रश्न हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। इन लघुत्तरीय प्रश्नों में से कुछ प्रश्न जो अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे जो लगा, जो परीक्षा में भी आ सकता है, अधिकतर पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों को मैंने टिक कर दिया है। ये देखो,
टिक किए हुए प्रश्नों को कॉपी पर लिख लेना, इसका नोट्स किताब से बना लेना। ये देखिए कुछ 5-7 प्रश्न में लघुत्तरी प्रश्नों का दिया हुआ है जो मैंने पढ़ा है अभी 3 दिनों में, उसमें से कुछ प्रश्न दिया हुआ है। इन प्रश्नों को नोट्स बनाना है और नोट्स बना करके याद भी करना है। जैसे ही साला लगेगी मैं कॉपी देखूंगा और साथ में इकाई टेस्ट भी लेना है। तो इसलिए केवल पढ़ाई ही नहीं करना है, पढ़ाई के साथ में नोट्स बनाना है, नोट्स बना करके उनको याद भी करना है। ये देखिए लघुत्तरी प्रश्न भी अभी करो, जो भी और आवश्यक होगा तो जब स्कूल खुलेगा तो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों से एक आध प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो भी कराएंगे। लेकिन इतने प्रश्नों को तो बिल्कुल ध्यान से कर ही लो, बिल्कुल नोट्स बना लो सभी लोग, और नोट्स बना के याद भी करते जाना है साथ साथ में। जैसे आगे पढ़ाई होती जाएगी, कोर्स बढ़ता जाएगा तो फिर ये पिछड़ जाएगा। ध्यान रखें इन प्रश्नों को, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को नोट्स बना करके याद करना है। और अगले क्लास में मैं पूछूंगा, या कोई दिक्कत आएगी तो तुम लोग बताना। कोई प्रश्न नहीं समझ में आया या किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो बताना, मैं उसका समाधान करूंगा। देखो जैसे मैंने कहा था, नवबोध की किताब मार्केट तो दुकान में, तो अब दुकान खुल गई है, पुस्तक दुकान है सब, कोई भी दुकान से पुरानी किताबें ले सकते हो, किताबें बदलेगी नहीं। कोई सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे ले सकते हो, या अपने भाई बहन जो अगले क्लास में थे उनसे ले सकते हो। और यदि किसी के पास नवबोध की किताब नहीं मिल रही है तो प्रबोध की किताब भी रख सकते हो, कुछ प्रश्न हम वहां से भी कराएंगे। लेकिन यदि नवबोध की किताब मिलती है तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, थैंक यू।